बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरा नाम है मासूमा हैदर खान और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हूं एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट और टीचिंग में मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 से 3 साल का। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं अपने इल्म को सिर्फ कुछ लोगों तक ही महदूद रखूं, तो उससे बेहतर ये है कि मैं वीडियोस बनाऊं और ताकि उससे तकरीबन तमाम बच्चे जो हैं जिन जिन की पहुंच में यूट्यूब है या इंटरनेट है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मेरे ये जो लेक्चर सीरीज हैं ये एफएससी पार्ट 1 के तमाम लेक्चर्स को कवर करेंगी। अगर कुछ बच्चे एफएससी पार्ट 2 भी पढ़ना चाहते हैं तो एक और सीरीज पैरेलल में इसके स्टार्ट करूंगी एफएससी पार्ट 2 के बच्चों के लिए। लेकिन फिलहाल जो है ये वाली जो सीरीज है इसमें मैं एफएससी का कोर्स कवर कराऊंगी और कोर्स में भी मोस्टली मैं स्मार्ट सिलेबस तो होगा सो होगा, उसके अलावा ओवरऑल सारे टॉपिक्स में इसमें कवर कराऊंगी सो दैट कल को अगर आप किसी और जगह पे अपीयर होते हैं एंट्री टेस्ट में या किसी और जगह पे तो आपको मुश्किल ना हो। अच्छा जी, और आप लोगों के कमेंट्स वगैरह से आप लोग जो भी क्वेश्चंस करोगे उन कमेंट्स पे मैं हो सकता है कि मैं उन्हीं कमेंट्स पे आंसर कर दूं, हो सकता है कि मैं उसके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाऊं, डिपेंड करता है आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर। एफएससी पार्ट 1 के अंदर हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर्स की ब्रेकडाउन मैंने इस लिहाज से की है कि आप लोगों का कोर्स जो है वो विद इन 2 मंथ्स मैक्सिमम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर हो जाए। उसके बाद अपने ही चैनल के ऊपर मैं कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगी जो टेस्ट या उससे रिलेटेड मल्टीपल और चीजें होंगी सेल्फ स्टडी के लिए, उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर चूंकि थोड़ा सा लंबा भी है और केमिस्ट्री से वैसे ही लोगों की जान जाती है, तो पहला चैप्टर जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत बाकी चैप्टर्स के। ओके, पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बच्चों, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए याद रखना, जैसे इमारत को तामीर करने के लिए आपको नीचे एक बेस रखनी पड़ती है जिसके ऊपर इमारत तामीर होती है, इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपके पास बेसिक कुछ चीजें होती हैं, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी आपका एक सब्जेक्ट जो है वो इन्हिसार कर रहा होता है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के कर लो तो आगे जाके आपको, अगर आप इसी सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू रखना चाहते हो या आप किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हो, तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको आगे मेडिकल में भी काम आएंगे, आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएंगे अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग चाहते हो, या फिर आप अगर केमिस्ट्री रखना चाहते हो तो उसमें भी आपको काम आएंगे। सबसे पहली जो चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटम्स। पुराने जमाने में होता क्या था कि मैंने एक बात कर दी और मैंने उसकी लॉजिक दे दी, कोई मैंने उसका सबूत नहीं पेश किया, बस लॉजिक दे दी तो मेरी वो बात मान ली जाती थी। इस किस्म से हमारे जो जितने भी साइंसेस हैं वो उनका स्टार्ट ऐसे ही हुआ, लॉजिक्स के जरिए। जिसने लॉजिक दी, लॉजिक दिल को समझ में आई, दिमाग को समझ में आई तो हमने वो मान ली। तो पुराने जमाने में
होता क्या था कि आपका, ये मैं जमाना कबल अज मसीह की बात कर रही हूँ, ये वो वाला जमाना कबल अज मसीह है जो हम एक दूसरे को कहते हैं कि आपकी पैदाइश जमाना कबल अज मसीह की है। तो ये वही जमाना कबल अज मसीह है जिसमें एटम्स को डिफाइन किया गया था। एक कॉन्सेप्ट था कि मैटर को, मेरे पास ये एक मैटर है, अगर मैं इसको तोड़ूं या इसके हिस्से करूं या इसको मैग्नीफाई करके देखूं तो मुझे ऐसे फील होगा कि इसके अंदर कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे ये बना है। ये ऐसे ही है बेटा जैसे अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, वर्ड्स बने हैं अल्फाबेट से, ठीक है। इसी तरीके से उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं बैट और टैब, दोनों के मीनिंग्स मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि दोनों में हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स है, वो चेंज हो गया। बैट में हमें ये समझ में आता है कि ये एक ऐसा जानवर है जो रात को जागता है, जिसको आप उल्लू भी कहते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, ये वही जानवर है जिससे हम एक दूसरे को तशबीह देते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है वर्ड टैब। अगर आप देखें तो दोनों में ए, बी और टी यूज हुआ है, लेकिन दोनों के मतलब जो है वो मुख्तलिफ हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉम्बिनेशन जो है, सीरीज जो है, वो डिफरेंट हो गई है। पहले वर्ड में बी पहले है, दूसरे वर्ड में बी आखिर पे है। पहले वर्ड में टी आखिर में है, दूसरे वर्ड में टी पहले है। तो इसी वजह से इनके कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इसी तरीके से हमारा जो मैटर है वो मिलकर बना है एलिमेंट्स के, एटम्स के कॉम्बिनेशन से। अब ये एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऐसे ही है जैसे मेरे पास ए टू जी अल्फाबेट्स हैं। एलिमेंट्स क्या हैं? ए टू जी अल्फाबेट्स हैं। मैं अगर ये लिखती हूं तो सबको समझ में आ जाएगी कि मैंने ये लिखा है सी। लेकिन अगर मैं ये लिखती हूं तो इसमें सी 2 दफा यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैं इस, ना मैं इस सी को खा सकती हूं ना मैं इस सी को खा सकती हूं कि एक से भी काम चल जाएगा। तो ये ऐसे ही है कि ये एक एलिमेंट था सी और ये उसके एटम्स हैं जो 2 दफा यूज हो रहे हैं। इसकी मिसाल मैं केमिस्ट्री में ऐसे दूंगी कि मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या है? HOH। मैं इसको HO नहीं लिख सकती। क्यों? जैसे करेक्टर में मैं एक सी को नहीं खा सकती, किसी भी सी को, इसी तरीके से मैं दोनों में से किसी एच को नहीं खा सकती। तो ये है एटम्स। और एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कोई ऐसी चीज होती है जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स रखे, जिसकी एक कोई करेक्टरिस्टिक हो, जिसके अपनी मेल्टिंग पॉइंट हो, अपना बॉइलिंग पॉइंट हो, जिसकी अपनी कोई शख्सियत हो। अगर उस शख्सियत के मिलते जुलते मैं पार्टिकल्स को उठाऊं तो उनको हम कहते हैं दीज आर एटम्स। इस शख्सियत के मिलते जुलते जितने भी पार्टिकल्स को मैं उठाऊंगी उसको हम कहेंगे एटम्स। ठीक है बेटा? अच्छा, तो ग्रीक फिलोसफर्स का ये मानना था कि एलिमेंट्स, मैटर जो है वो बना है इन छोटे 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 पार्टिकल से, और ये छोटे पार्टिकल्स जो हैं इसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। आपकी किताब इसमें लिखती है दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड।
ये पार्टिकल्स मजीद छोटे नहीं हो सकते। इसके लिए उनका ये मानना था, और उन्हीं में से ही एक बंदा उठा, कहते हैं ना एक खप्ती उठता है जो किसी भी चीज को मुश्किल कर देता है, तो वैसे ही इसमें एक बंदा उठा जिसका नाम था डेमोक्राइटस। और इसने 460 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 370 बिफोर क्राइस्ट के पीरियड तक इसकी जिंदगी रही। बिफोर क्राइस्ट मतलब जमाना कबल अज़ मसीह। तो इसने इनका नाम दिया, इन पार्टिकल्स को जो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, इसने इनको ग्रीक में नाम दिया एटोमॉस। और ग्रीक में इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन ये जो सारा पीरियड था ये था फिलॉसफी पे, फलसफा। और कहने ने ना एक दिन फिलसफी सोचण बैठा, सिर क्यों नहीं तुरदा पैर क्यों तुरदे ने, सोचदे सोचदे ऐसा बैठा कि टुरनो ही रह गया। तो ये थी फिलॉसफी, फलसफा था। फलसफा एक ऐसी चीज होती है जो लॉजिक से आप किसी को समझा तो सके, लेकिन आप उसकी कोई एक्सपेरिमेंटली उसकी एविडेंस ना दे सके, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो। तो ये जो पीरियड था इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इट हैड नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। बेटा अगर आपको इस पे क्वेश्चन आ जाए, अव्वल तो इस चीज पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आपको इस पे आ जाए क्वेश्चन तो ये है ग्रीक एरा। ओके, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 17th सेंचुरी का एरा। ग्रीक एरा से लेकर 17th सेंचुरी तक मेजर कोई फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं हुई, ना ही कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि जिसको कोट किया जा सकता। फिर ब्रेक थ्रू हुआ 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी आई। क्वांटिटेटिव स्टडी ऐसी एक स्टडी होती है जिसमें आप ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे HOH में 2 हाइड्रोजन्स हैं, यानी 2 एक तरह के एटम्स हैं और एक तरह का एटम है। क्वालिटेटिव स्टडी हमें यह बताती है कि ये जो 2 एक तरह के एटम्स हैं, क्वांटिटेटिव हमें यह भी बताती है कि इसमें टोटल 3 एटम्स हैं। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव हमें यह बताती है कि 2 एक तरह के हैं और एक दूसरी तरह का है। 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं और एक की कैरेक्टरिस्टिक यानी ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक दोनों से डिफरेंट है। ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताती है उसकी। क्वांटिटेटिव में वो हमें यह बताता है कि इसके अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी किस चीज की, प्योर सब्सटेंस की जब की गई तो ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत से कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है। ठीक है,
कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत से मैटर का हिस्सा है, जैसे वाटर में H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन है। अगर आप इसमें देखें तो हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट दो कंपाउंड्स का हिस्सा है, यानी मैटर की दो फॉर्म्स का हिस्सा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है मैटर की दो फॉर्म्स का हिस्सा है, एक को हम वाटर कहते हैं और दूसरे को हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत से डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस का हिस्सा है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो ये थी कि हम एलिमेंट्स को जोड़कर कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं और कंपाउंड्स को तोड़कर एलिमेंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस एरा में आपने दो ही चीजें याद रखनी है कि एक तो इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि प्योर सब्सटेंसेस में कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत से सब्सटेंसेस का हिस्सा है, और दूसरी बात यह कि एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू elements can be combined to form compounds and compounds can be broken down to form elements। ठीक है, ये है आपका 17th सेंचुरी। इसमें दो ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आपकी आती है उसके बाद बेटा आप लोगों की आती है 18th सेंचुरी, सॉरी 18th भी नहीं, 19th सेंचुरी। याद रखना बेटा, सेंचुरी जो है आपके जो नंबर ऑफ इयर्स हैं, जैसे 1800 से लेकर 1900 के दरमियान ये जो सेंचुरी बनेगी, या 1889 तक ये जो सेंचुरी बनेगी, इसको हम 19th सेंचुरी कहेंगे। सेंचुरी हमेशा 100 साल से जो आपका यहाँ पे यूनिट चल रहा होता है, इससे हमेशा एक बड़ा यूनिट होता है। 19th सेंचुरी में यानी 1808 में एक टीचर था जॉन डेल्टन। ओरिजिन इसकी क्या थी बेटा, ये इंग्लैंड का रहने वाला था, यानी ब्रिटिशर था, और ब्रिटिशर्स को या इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश भी बोलते हैं। जॉन डेल्टन 1808 में एक स्कूल टीचर था, ठीक है। इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, और इसके पोस्टुलेट में एटॉमिक थ्योरी का नाम जिक्र आता है। इसके पोस्टुलेट में किसका जिक्र आता है बेटा, इसके पोस्टुलेट में एटॉमिक थ्योरी का जिक्र आता है। एटॉमिक थ्योरी क्या है? एटॉमिक थ्योरी ये है कि तमाम के तमाम एटम्स जो हैं, मैटर जो है, तमाम मैटर it is composed of atoms, all matter is composed of तमाम मैटर जो है आपका वो एटम से मिलकर बना है, और एटम्स भी किसके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये ऐसे ही है, इसको आप अगर मैं एनोलॉजी के थ्रू समझाऊं तो ये ऐसे ही है जैसे ये सेंटेंस है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, और वर्ड्स में भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट एल है, एक एलिमेंट एम है, और इनकी कॉम्बिनेशन से मेरे पास ये सेंटेंस जनरेट होता है। इसी तरीके से एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा था
कि मैटर जो है, मैटर में आपका सैंड आ जाता है, मैटर में आपकी एयर आ जाती है, मैटर में आपका सॉइल आ जाती है। ये जो मैटर है ये कंपोज हुआ है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके। सैंड भी क्या चीज होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें एटम्स सिलिकॉन के हैं और ऑक्सीजन के हैं, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से एयर जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी है, और इसके बाद अलावा इसके अंदर ट्रेस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सॉइल में मिनरल्स हैं और गैसेस हैं। तो जनरली अगर आप देखें तो इसमें, और अंग्रेजी के जो आपको सेंटेंसेस मिलते हैं उनमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एनालॉजी है, और वो ये है कि जैसे अंग्रेजी में आपके जो सेंटेंस है वो वर्ड से मिलकर बना है, और वर्ड्स जो हैं वो अल्फाबेट से मिलकर बने हैं। यानी सेंटेंस को आप ऐसे कह लो, इंग्लिश का जो सेंटेंस है दैट इज अ मैटर, और सेंटेंस किस चीज से मिलकर बना है? अल्फाबेट से। अगर मैं इसके छोटे यूनिट की तरफ जाऊं, सेंटेंस के बाद वर्ड्स आते हैं और वर्ड्स के बाद अल्फाबेट्स आते हैं, लेकिन मैटर जो है जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो सैंड जैसे एयर में हमने इसको सब डिवाइड किया तो मेरे पास 4 से 5 गैसेस आई मेन, फिर हमने उसको भी सब डिवाइड किया तो मेरे पास उसके एटम्स निकल आए। तो अल्फाबेट्स जो है वो एटम्स की एनालॉजी को शो करते हैं। एक सेंटेंस में अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट से मिलकर एक सेंटेंस बना है, इसी तरीके से एटम से मिलकर मैटर बना है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ओके जी। 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, ये हमारे 2 सेंचुरीज अलोंग विद ग्रीक एरा ये कंप्लीट होता है। यहां एटॉमिक थ्योरी के अलावा जॉन डाल्टन ने, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, एटॉमिक थ्योरी के अलावा जॉन डाल्टन ने एक और चीज भी की थी, और वो ये थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। बेटा जरा थोड़ा सा पिछला 9th 10th को रिवाइज करो। कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? कि वाटर अगर टूटेगा तो उतने ही एटम्स जनरेट करेगा या उतने ही उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, मैस होगा जितना उसके रिएक्टेंट में मैस है। इसको अभी हम डिफाइन भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर का एटॉमिक मैस जो है, सॉरी मोलेकुलर मैस जो है वो क्या है? 2 into 1 + 16 इज इक्वल टू 18। रिएक्टेंट्स का मैस कितना है? 18। अब प्रोडक्ट्स का मैस देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं 1 into 2, प्लस ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2, और इसका एटॉमिक मैस कितना है? 16। और हाफ ऑक्सीजन क्यों यूज किया, इसकी लॉजिक मैं अभी आपको देती हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 16 2s are 32 प्लस 2, दैट विल मेक अप 34, जबकि रिएक्टेंट्स तो हमारे पास 18 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये कहता है कि मैस जो है ना रिएक्टेंट्स में इंक्रीज हो सकता है ना प्रोडक्ट्स में इंक्रीज हो सकता है, या मैस जो है ना रिएक्टेंट्स में कम हो सकता है ना प्रोडक्ट्स में कम हो सकता है, दोनों तरफ का मैस इक्वल होगा। इस चीज को इक्वल करने के लिए
ऑक्सीजन का मैं हाफ मोल यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैं आधा हिस्सा उठाऊंगी। टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। दिस वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और दूसरा जो लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब भी कोई एक कंपाउंड बनेगा उसकी प्रोपोर्शन डेफिनेट रहेगी। डेफिनेट प्रोपोर्शन से क्या मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद 2.1 जितनी है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक मास देखूं तो वो है 1 और ऑक्सीजन का है 8, सॉरी 8 नहीं 16। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन 2 हैं वाटर के अंदर तो मेरे पास जो रेशो बनेगी वो 2:16 की होगी या 1:8 की होगी। ठीक है, या तो दो वो 2:16 की होगी या 1:8 की होगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन की तादाद अगर इसमें 4 हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की तादाद जो है 32 हो जाएगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो प्रोपोर्शन है 1:8 की, ये कभी भी इधर से उधर नहीं होगी। 4 1 4, 4 8 32। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलकर बनेंगे, जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यही रेशो निकलेगी। अगर मेरे पास रेशो दोनों की चेंज हो गई, अगर मेरे पास इस तरीके से हुआ कि मेरे पास रेशो दोनों की चेंज हो गई यानी 4:64 हो गई, तो इसका मतलब ये है ये वाटर नहीं है, ये कुछ और है। 4 1 4, 4 4 60। तो ये 1:8 नहीं है, 1:4 पे चला गया, तो ये भी वाटर नहीं होगा। या फिर ऑन द अदर हैंड ये चीज वाटर नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग 1:8 की रेशो ही हमें वाटर देगी। ठीक है, तो ये रेशो क्या है 1:14, तो ये वाटर नहीं बनाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, इसका अगर मैं देखूं तो 2:2 यानी 1:1 की रेशो है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन एक एटम जो है उसका एटॉमिक मास कितना है 16, 1:16। ठीक है, ये एटॉमिक मैसेज पे है, ये जो रेशो है डेफिनेट प्रोपोर्शंस की, ये इनके एटॉमिक मैसेज पे है, इनके मोल्स पे नहीं है। तो 1:16 का इसका वो है, इधर ही मैं इसको कर देती हूँ, इसका 1 है और इसका 16 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 into 1 एंड 1 into 16 यानी 1:16 चला जाएगा। तो 1:16 इसकी रेशो है। अगर इस रेशो में कभी भी हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला किसी भी कंपाउंड में, तो हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें ये बताता था। अब डेल्टन ने, वो एक बच्चे होते हैं ना क्लास में जो दूसरों के जवाब को मैडम तक पहुंचा के खुश हो जाते हैं, जॉन डेल्टन भी ऐसा ही एक बंदा था। इसको सीरियस ना लेना, ये एक मजाक के तौर पे मैं आप लोगों को ये चीजें कह रही हूँ। ठीक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।
एक चीज, एक डिस्क्लेमर जो मैं शुरू में देना भूल गई थी, अपने कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी मैं लूंगी, लेकिन अपने मजाक की जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं मुकर जाऊंगी कि मैंने ये बात कही भी थी। नो डाउट कि आप लोगों के पास मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, लेकिन उसके बावजूद आई डिनाई इट। खैर चलो, जॉन डेल्टन ने क्या किया था? जॉन डेल्टन ने ये कहा था कि हम इस चीज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, अगर मैं इनको डिफाइन करने पे आऊं तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटम्स, एंड ही वाज राइट। अभी जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है वो विद द हेल्प ऑफ एटम्स था, ठीक है। अगर मैं आपको विदाउट द हेल्प ऑफ एटम्स ये समझाती कि जी रिएक्टेंट्स में आपका 18 है मैस और प्रोडक्ट्स में भी आपका 18 ही जाएगा, तो शायद आपको इतनी अच्छी समझ ना आती। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि पानी के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो 1:8 रहेगी, तो वो भी आपको ना समझ में आती अनटिल और अनलेस हमने उसे एटम्स के थ्रू प्रूव नहीं किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and law of definite proportion could be explained by the existence of atoms, कि इनको हम ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे अगर हम एटम्स की एग्जिस्टेंस पे आमादा हो जाते। इसका जो मेन पोस्टुलेट है जो इसने एटॉमिक थ्योरी का दिया था वो ये है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है एक सबसे छोटा पार्टिकल है, और ये वो एक छोटा पार्टिकल है, घर का सबसे छोटा बच्चा सबसे शरारती होता है। सारे घर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। गुस्से का रिएक्शन, हंसी का रिएक्शन, मजाक का रिएक्शन, सारे उसी की वजह से होते हैं। इसी तरीके से ये एटम भी एक छोटा ऐसा बच्चा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसकी वजह से सारे रिएक्शन होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से या जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक हो गया? बड़े बात कर रहे हो ना लोग, तो बीच में सबसे बड़ा बच्चा बोले तो उसको डांट पड़ जाती है, अरे चुप करे बैठ। जबकि दो बड़े बात कर रहे हो आपस में और सबसे छोटा बोलेगा ना तो उसको मजाक में टाल दिया जाएगा। अच्छा जी, अब तक सबने यही समझा कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम घर का सबसे छोटा बच्चा है। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, और एक जो आखिरी बच्चा होता है ना हर खानदान में, उसके बाद भी एक बच्चा जरूर आता है। कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद एक और नमूना जरूर हाजिर होगा। इसी तरीके से एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल समझने वालों से गलती ये हुई कि उन्होंने इसको आखिरी बच्चा समझ लिया था, जबकि इसके बाद ढेरों बच्चे आए, और मॉडर्न रिसर्चर्स ने उन ढेरों बच्चों को की एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दी। ठीक है, जैसे आप किसी नजूमी के पास जाएं और वो कहे कि बाबा तुम्हारा कोई और बहन या भाई इस दुनिया में जरूर आएगा, लेकिन आप कहते हैं हाँ जान दे, 10 साल हो गया मुझे, इतना बड़ा हो गया हूं मैं, और उसके बाद आपका एक छोटा बहन या भाई तशरीफ ले आता है, तो वो एक एक्सपेरिमेंटली उसकी उसकी बात का एविडेंस आ जाता है। इसी तरीके से मॉडर्न रिसर्चेस का जो एविडेंस था वो ये था कि जैसे जैसे आपके पास टेक्निक्स बढ़ी, आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन आई, एक्सरेज आए, बहुत बहुत सी चीजें आई, तो आपको ये पता चला कि ये घर का वाहिद छोटा बच्चा नहीं है, घर के और भी बड़े छोटे बच्चे हैं, और ऐसे एक दो नहीं है, 100 से भी ज्यादा है। जबकि जो
अहमियत हासिल है वो सिर्फ 3 को ही है। वो जो कहते हैं ना कि घर में या तो सबसे बड़े को इज्जत मिलती है या फिर सबसे छोटे को, दरमियान वालों को कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। जब लाइन लगी हो ना घर में बच्चों की, तो फिर दरमियान वालों को कोई नहीं पूछता। इसी तरीके से इनकी भी जब लाइन लग गई थी 100 पार्टिकल्स की, तो बाकी पार्टिकल्स को किसी ने नहीं पूछा। 3 ही फोकस में आए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये वो अम्मा अब्बा के लाडले बच्चे थे जिनकी सारे बात मानते थे। आई मीन टू से अम्मा अब्बा। इनकी घर में फंडामेंटल हैसियत थी, बुनियादी हैसियत, इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया। इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया। जबकि इसके अलावा जो है आपके पास न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह, हिप्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारे एटम्स भी मौजूद थे। ठीक है, वो बच्चे भी थे घर में, लेकिन क्या करें कि इतने ज्यादा बच्चों की भरमार में छोटे मोटे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं होती, दरमियान वाले बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद आया हमारा इन्हीं इन्हीं एरियाज के दरमियान में मॉडर्न रिसर्चर से भी पहले, आपकी किताब ने उसको आखिरी पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसलिए मैं उसको आखिरी पैराग्राफ में समझा रही हूँ। लेकिन ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के दरमियान में एक और शोशा आया था। 1779 से लेकर 1848 तक इसकी जिंदगी रही इस शोशे की, और इस शोशे को जाना जाता है जे बर्जीलियस के नाम से। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, ये वही फसाद की जड़ है जिसने एटम्स को, एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए थे। और यही वो बंदा था जिसने ऐसे एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मैसेज दिए थे जो उस वक्त तक डिफाइंड नहीं थे। He gave the atomic masses of, determined actually the atomic masses of elements। और इसके सर पे ताज इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि इसने जो एट दैट टाइम विदाउट एनी यू नो टेक्नोलॉजी, इसने जो एटॉमिक मैसेज दी थी वो उन एटॉमिक मैसेज के काफी क्लोज थी जो मॉडर्न रिसर्चर्स ने, या जो एक्सपेरिमेंटली जो है हमें हासिल हुई थी। These atomic masses were very close to the experimental values। और दूसरा इसका गुनाह ये था कि इसने सिंबल्स मुतारिफ कराए थे। सिंबल्स से मुराद ये है कि हाइड्रोजन को H से जाना जाएगा। इसी तरीके से, क्योंकि हम बड़े बड़े नाम नहीं लिख सकते ना, कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 एटम्स होंगे तो हम उन 10 के 10 का नाम तो नहीं रखेंगे। तो इसी की बदौलत थोड़ा सा इसने शराफाना काम भी किया था, शरीफाना, और वो ये था कि इसी की बदौलत हम शॉर्ट हैंड में लिखने में कामयाब हुए। अदरवाइज आप खुद सोचो कि आपको पेपर में वाटर के ऊपर मजमून लिखने को आए और आप बैठ के पूरे पेपर में सिर्फ यही लिख रहे हैं, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। तो खैर, ये इसके गुनाहों को कम करते हैं। एनीवेज, आज का लेक्चर यहीं तक था। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसकी कितनी समझ आई है। और इसके बाद जो है आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं,
आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई चीज कमेंट्स में नहीं समझ आएगी तो आई विल डेफिनेटली पिन सम अदर वीडियो टू इट। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।